नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट रखता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, विश्व के इतिहास को जानने की अगर उसकी मंशा है, यहाँ पर ना केवल नाइन्थ क्लास के पर्सपेक्टिव से बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आपको अगर विश्व के बारे में जानना है, विश्व के इतिहास के बारे में जानना है, तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए। इस लेक्चर में हम लोग कुछ उन फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे जिन फिलॉसफीज ने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके रख दिया। जैसा आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड है वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। एक जिसको हेड कर रहा था यूएसएसआर और दूसरा पावर ब्लॉक था जो यूएसए को फॉलो करता था। वो बहुत सारे देश थे जो एक यूएसएसआर को फॉलो करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन दोनों पावर ब्लॉक्स की फिलॉसफी अलग अलग थी, जिसको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में हम उन्हीं चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह से सोशलिज्म ने एक नया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रक्चर की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ये चैप्टर हमें रेवोल्यूशन के बारे में बताएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और रशिया में किस तरह से रिवोल्ट हुआ, जार निकोलस, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मोनार्की सिस्टम को फॉलो करने में जार निकोलस सेकंड। हम लोग सोशलिज्म की फिलॉसफी देने वाले कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे लेनिन और स्टालिन के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। रेवोल्यूशन से जो रशिया में हुआ था, किस तरह से पूरे विश्व पर उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। नाइन्थ क्लास में सेकंड इतिहास का अध्याय सोशलिज्म। इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले शब्दों का मायने समझेंगे। सोशलिज्म, हालांकि सोशलिज्म को समझने के लिए एक लेक्चर पर्याप्त नहीं है, पर यहां पर हमें सिर्फ ये समझना है जिसके पीछे भी आईएसएम लग जाता है, जिसमें नेशनलिज्म है, जिसमें कैपिटलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, इसी तरह से सोशलिज्म है। जिसके पीछे आईएसएम लग जाता है वो एक फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी पर बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह से सोशलिज्म भी एक फिलॉसफी है जिसको कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी के एक बहुत बड़े फिलॉसफर, हिस्ट्री को जानने वाले, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले बड़े भारी विद्वान थे, और उनकी इस फिलॉसफी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर में न केवल नाइन्थ क्लास का, बल्कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, उनको बहुत भारी जानकारी मिलेगी। यहाँ से ही विश्व इतिहास की जानकारी का अध्याय शुरू होता है, जो करंट नॉलेज भी देता है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी हमें बहुत सारी नॉलेज इसमें से मिलने वाली है। नाइन्थ क्लास वाले स्टूडेंट बहुत लकी हैं कि उन्हें अभी इसी लेवल पर ये सारी जानकारी मिल जाएंगी। अगर उन्होंने, मैं प्रॉमिस करता हूँ, इस चैप्टर को ध्यान से सुना, आपकी कक्षाओं में भी इस चैप्टर को पढ़ाया गया होगा, आप यहाँ पर भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको फर्क नजर आएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि किन किन वजह से सोशलिज्म आया था, रेवोल्यूशन हुआ था। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि ये जो सारे कैरेक्टर्स मैंने नाम लिए, इनका इन चीज़ों में क्या योगदान था, जार निकोलस, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन एटसेट्रा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे एज ऑफ सोशल चेंज से। सोशल चेंज, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो जो सोसाइटी में चेंज आए, जो जो लोगों को लगा कि अब सोसाइटी में चेंज पॉसिबल है, फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एक लिटिल बिट बात करेंगे। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में बात किया हुआ है। उसके बाद
पूरे यूरोप में कुछ आइडियोलॉजी वाले पीपल थे जो अलग अलग ब्लॉक में हो गए, उनको अलग अलग तरह के नाम से नवाजा गया उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी विचारधारा फिलॉसफी की वजह से। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में बात करेंगे कि किन लोगों के समूह को लिबरल कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है, कंजर्वेटिव कहा जाता है। उसके बाद जैसा हमें पता है कि ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए, जिसकी वजह से रशियन रेवोल्यूशन हुआ, या यूं कहें कि रशियन रेवोल्यूशन का एक कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था और उसकी वजह से आए हुए चेंजेस भी थे। यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे सोशलिज्म के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में। सेकंड पार्ट है यूरोप में सोशलिज्म को कैसे सपोर्ट मिला, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश हुई जिसकी वजह से सोशलिज्म को एक्सपेंशन मिला और बहुत सारे देश पूरे वर्ल्ड के सोशलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करने लगे और जिसने कैपिटलिज्म को एक चैलेंज दिया। बोल्शेविक और मैनशेविक वर्ड हैं, चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है कि किन को बोल्शेविक कहा गया, किन को मैनशेविक कहा गया। यहां पर मैंने एक यूनिट तैयार की है, एक छोटी सी क्लिप तैयार की है जिसमें हमें बोल्शेविक और मैनशेविक के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि कौन लोग थे, क्या उनकी फिलॉसफी थी, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, कौन कौन से मेंबर्स थे और उन्होंने रशिया पर, रशिया की पॉलिटिक्स पर, रशिया जार निकोलस को अपदस्थ करने में, सत्ता से हटाने में क्या क्या उनका योगदान रहा। उसके बाद हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि 20th सेंचुरी के बिगिन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्ट में 1914-18 के 1917 में ऐसे कौन कौन से इवेंट हुए, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि रशियन एम्पायर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि रशिया एकमात्र देश ऐसा है, बड़ा देश ऐसा है जो 2 कॉन्टिनेंट में जिसकी एक्सपेंशन है, एशिया में और यूरोप में। हालांकि 1991 में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में डिवीजन हो गया, 15 अलग अलग राज्यों में 1991 में वो डिवाइड हो गया। लेकिन एक समय ऐसा था जब यूएसएसआर वाज अ वेरी बिग पावर। हालांकि रशिया की शक्तिशाली होने से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु 1991 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रशिया ने पूरे विश्व पर अपनी पकड़ बनाई थी वो काबिल तारीफ थी। ऐसी सिचुएशन में जिस समय यूएसए और कैपिटलिस्ट की जो फिलॉसफी थी उसने अपनी जड़ें जमाई हुई थी, उन सब को चैलेंज देने के लिए रशिया एक बिग पावर के रूप में उभर करके आया था। उसकी इकोनॉमी के बारे में, उसकी सोसाइटी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और रशियन एम्पायर में कौन कौन से इलाके उस समय हुआ करते थे 1914 में हम बात करेंगे। रशिया में सोशलिज्म किस वजह से आया, क्या क्या ऐसे कारण रहे कि सोशलिज्म ने अपना पैर जमाया और पूरे विश्व को एक नई फिलॉसफी दी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश सोशलिज्म को फॉलो करने लगे। उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस प्रथम विश्व युद्ध का रशियन एम्पायर पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इस पे भी हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मेरा यहां पर एक संदेश है। हालांकि आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप धीरे 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 मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ बहेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा रुचिकर लगेगा, बशर्ते कि आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस मिस हो जाता है तो आप इसको पॉज करें, बैक जाएं, फिर आएं, क्योंकि इसमें हम रशियन रेवोल्यूशन के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व में उस समय क्या उठापटक हो रही थी, सोसाइटी में क्या चेंज हो रहे थे, इंडस्ट्रियल कैसे चेंजेस हो रहे थे, कौन कौन से फिलोसफर अपने व्यूज दे रहे थे, इनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको विश्व के इतिहास की जानकारी मिलने वाली है, अतः ध्यान से पढ़ें। 3 रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। फरवरी रेवोल्यूशन, देखिए 1905 के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। आपने सुना होगा ब्लडी संडे, खूनी रविवार के बारे में, वो हम बात करेंगे। फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वो कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, क्या क्या
मूवमेंट्स हुई, डेवलपमेंट हुई, जिनकी वजह से फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, और फरवरी में रेवोल्यूशन के बाद जो रशियन सोसाइटी थी उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक उसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ था, किन किन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो मोनार्की सिस्टम से डिस्टर्ब थे, जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध आवाज उठाई, या फिर यहां से हम शुरू करेंगे कि रेवोल्यूशन होता क्या है, किसी भी देश में रेवोल्यूशन के कारण क्या हैं। प्रत्येक देश की सोसाइटी, प्रत्येक देश के लोग जब सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसको रिवोल्ट भी कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है, तो ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, एक के बाद एक रेवोल्यूशन, और एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा, मोनार्की के बाद रिपब्लिकन में कन्वर्जन हुआ, उसमें हम बात करेंगे। तो रशियन रेवोल्यूशन जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि कहां से यह शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने हिस्सेदारी की, और क्या उसके कारण थे, उसका क्या इंपैक्ट रशिया पर और पूरे विश्व पर पड़ा। तो हम सिलसिलेवार इस बात को पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। फिर सिविल वॉर वो सिचुएशन होती है जब देश के अंदर ही देश के लोग आपस में लड़ें और ऐसी स्थिति आ जाए कि उनको संभालने के लिए सरकार को बड़ा भारी काम करना पड़े, यहां तक कि शूट आउट भी करने पड़े, गोलीबारी करनी पड़े, वो बात करेंगे। उसके बाद जो यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरा, वो हम बात करेंगे। स्टेलिन के बारे में बात करेंगे हम लोग, कलेक्टिवाइजेशन कि उन्होंने लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए, लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लेने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया, हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस की कि यूएसएसआर जैसा मैंने आपको बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा विश्व दो पावर ब्लॉक में बंट गया था। कुछ देश वो थे जो यूएसएसआर को फॉलो करते थे, एक ब्लॉक यूएसएसआर का, दूसरा ब्लॉक यूएसए का। यूएसए के लोग कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, उनके जो फॉलो करने वाले कंट्रीज हैं वो कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। उनको सोशलिज्म का स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं हुआ था। वो सोशलिज्म को समाप्त करने के लिए, सोशलिस्ट कंट्रीज को खत्म करने के लिए दिन प्रतिदिन काम करते हैं। और जो रशिया है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई थी, यूएसएसआर के नाम से बहुत सारे देशों का जो समूह था, उन्होंने कैपिटलिज्म को कैसे चुनौती दी और पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे देश सोशलिज्म को फॉलो करने लगे। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अंत में मैं आपको एक और बात बता दूं, खास करके 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को, हालांकि हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में ये चैप्टर काम आएगा, किसी भी लेवल का हो, लेकिन 9वीं कक्षा के विद्यार्थी मेरे ध्यान से सुने। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूं। जिस भी कक्षा में आप हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, भले ही अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, सामाजिक का हो, मैथ्स का हो, कोई भी विषय हो, अगर आप पूरी तरह से उस सब्जेक्ट पर पकड़ कर लेते हैं तो +2 के बाद जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं, सभी सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। तो हमारा ध्येय होना चाहिए, जिस भी कक्षा में हम पढ़ते हैं उसमें सारा का सारा कंट्रोल हमारा सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। इस चैप्टर की जहां तक बात है, अंत में मैं फिर प्रॉमिस करता हूं, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपीरियंस एंड ऑफ 9th क्लास, you will enjoy this chapter, you will love it, and all the things will be crystal clear. So this is the introductory part. In next part we will start the age of social change. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।